याद रखना, ईद की खुशियाँ और मिठाई का ये जायका बहुत जल्द तुम्हारे हालत में जहर बनकर उतरने वाला है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये नया रिश्ता। अब देखो तुम्हारा ये ज़ारून इस रिश्ते का इस्तकबाल किस अंदाज में करता है। गुनाह इश्क किस नंबर 3 अस्कलम गुले ज़हरा। हानि के कदम तो जैसे सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर ही जम कर रह गए। लाउंज में फैली मिठाई की खुशबू उसे अपने दम घुटने का सबब बनती महसूस हो रही थी। उसके पापा मंसूर साहब चेहरे पर एक फातिहाना और पुरसुकून मुस्कुराहट सजाए मिठाई का डब्बा मेज़ पर रख रहे थे, जबकि उनकी बेगम शाइस्ता खुशी से निहाल चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर आ रही थी। आओ हानी बेटी, यहाँ आओ, अपने पापा के पास बैठो। मंसूर साहब ने इंतहाई शफकत से हानी को देखा और अपने बराबर में सोफे पर बैठने का इशारा किया। हानी ने एक लरसती हुई निगाह जोहा पर डाली, जो अभी अभी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरी थी, और उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। हानी बोझल कदमों से चलती हुई मंसूर साहब के पास जा बैठी। उसके हाथ अब भी सर थे, जिन्हें वो अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मंसूर साहब, अब बताएं भी क्या बात है? हमारी तो जान सूली पर अटकी हुई है कि ऐसी क्या खुशखबरी है। शाइस्ता बेगम ने हंसते हुए चाय का कप मंसूर साहब के आगे रखा। मंसूर साहब ने गहरा सांस लिया। उनकी आंखों में एक बाप का फख्र चमक रहा था। उन्होंने हानि के सर पर हाथ रखा और बोले, शाइस्ता, हमारे बिजनेस पार्टनर और मेरे पुराने दोस्त एहसान साहब, याद है ना तुम्हें? आज सुबह उनका फ़ोन आया था। वो अपने इकलौते बेटे अदील के लिए हमारी हानि का हाथ मांग रहे हैं। ये नाम सुनते ही हानि के कानों में जैसे साइंसाएँ होने लगी। अदील? वो लड़का जो बैरूनी मुल्क से तालीम हासिल करके हाल ही में वापस आया था और मंसूर साहब अक्सर उसकी शराफत और जहानत की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। अदील ने हानि को हमारे ऑफिस की एक तकरीब में देखा था और वो खुद ये रिश्ता लाने पर अपने बाप को राज़ी कर चुका है। मंसूर साहब ने खुशी से चमकती आंखों के साथ कहा, लड़का लाखों में एक है, ख़ानदानी है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैंने एहसान साहब को हाँ कह दी है। अगले इतवार वो लोग रंग की रस्म के लिए आ रहे हैं। लॉन्च में खुशी के कह गूंज उठे। शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर हानि को गले से लगा लिया और दुआएं देने लगी। जोहा ने भी बज़ाहिर मुस्कुराते हुए हानि का हाथ दबाया ताकि वो खुद को संभाल सके, मगर हानि, वो तो जैसे पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसके कानों में पापा की खुशी से भरी आवाज़ मद्धम होती गई और ज़ारून का वो भयानक जुमला एक बार फिर किसी तेज़धार खंजर की तरह उसके दिल के आर पार होने लगा। इसके घर वाले जिस रिश्ते की बात चला रहे, उस लड़के की पूरी हिस्ट्री सुबह तक मेरी मेज़ पर होनी चाहिए। हानि को महसूस हुआ जैसे ज़ारून की वो तारीक जुनूनी आंखें इस वक्त भी इसी कमरे के किसी कोने से उसे देख रही हैं और उसके पापा की इस खुशी पर हंस रही हैं। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में ज़ारून के आलीशान ऑफिस की 14वीं मंजिल पर फ़ज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कमरे के नीम अंधेरे में ज़ारून अपनी चमड़े की स्याह घूमने वाली कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। उसके सामने मेज़ पर एक मोटी सी फाइल खुली हुई थी, जिसके पहले सफ़े पर अदील की तस्वीर लगी हुई थी। ज़ारून के एक हाथ में पेन था, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता मेज़ पर टप टप कर रहा था। ये आवाज़ कमरे के सन्नाटे में किसी टाइम बम की टिक टिक की तरह महसूस हो रही थी। उस, उसके सामने उसका ख़ास आदमी शाहिद सर झुकाए मौदबाना खड़ा था। तो अदील एहसान, ज़ारून ने बहुत धीमे मगर जहरीले लहजे में उस नाम का तलफ़्फ़ुज़ अदा किया। बज़ाहिर बहुत पाक साफ, ख़ानदानी और पढ़ा लिखा लड़का है। मंसूर साहब तो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देकर बड़े मुतमईन होंगे। शाहिद ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, जी सर, अदील का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। वो हानी साहिबा को पसंद करता है और उसके घर वाले अगले इतवार रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। ये सुनते ही ज़ारून का पेन मेज़ पर टिक टिक करना बंद हो गया। उसकी आंखों में एकदम सुर्ख डोरे उभर आईं। उसने कुर्सी से थोड़ा आगे होकर फाइल को देखा। उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट इतनी सफाक थी कि शाहिद ने डर कर अपनी नज़रें मज़ीद झुका लीं। रिकॉर्ड क्लीन है, ज़ारून ने सरगोशी की और फिर अचानक उसके हंसने की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। इस दुनिया में किसी इंसान का रिकॉर्ड क्लीन नहीं होता शाहिद। हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, और अगर ना हो तो वो कमज़ोरी खुद पैदा करनी पड़ती है। उसने फाइल को एक झटके से बंद किया और खड़ा हो गया। वो चलता हुआ शीशे की बड़ी दीवार के पास आया, जहाँ से पूरा शहर नीचे चूंटियों की तरह रेंगता हुआ दिखाई दे रहा था। इतवार का दिन। ज़ारून ने अपने हाथ की मुट्ठी को इतनी ज़ौक़ से भींचा कि उसके जोड़ सफ़ेद पड़ गए। मंसूर साहब को लगता है कि वो अपनी बेटी का सौदा इतनी आसानी से कर लेंगे। वो भूल रहे हैं कि हानि की किस्मत का फ़ैसला बहुत पहले हो चुका है और वो फ़ैसला मैंने किया है। उसने मुड़कर शाहिद को देखा। उसकी आवाज़ अब किसी पिघले हुए लोहे की तरह गर्म और कांटदार थी। अदील एहसान को एक पैगाम भेजना है, ऐसा पैगाम कि अगला इतवार देखने से पहले ही उसके पूरे ख़ानदान के ख्वाब चकनाचूर हो जाएं। काम ऐसा होना चाहिए कि मंसूर साहब खुद ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो जाएं और हानि को एहसास हो कि उसके गुनाह इश्क की सज़ा कितनी होलनाक हो सकती है।
शाम के वक्त हानि अपने कमरे की बालकनी में खड़ी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। आसमान पर सुर्ख और स्याह बादलों का राज था, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह। उसका मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रखा हुआ था, जो अचानक एक मखसूस ट्यून के साथ वाइब्रेट हुआ। हानि का दिल एकदम हलक में आ गया। उसने कांपते कदमों से आगे बढ़कर फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन लिखा हुआ था। हानि ने कांपती उंगली से कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ एक गहरी शनासा सांसों की आवाज़ उभरी। हानि का सांस तो जैसे वहीं रुक गया। ज़ारून, उसके लबों से बमुश्किल एक सिसकी नुमा सरगोशी निकली। दूसरी तरफ से ज़ारून की वो भारी मखमली मगर जानलेवा आवाज़ उभरी, जिसमें एक अजीब सा सुकून था। मिठाई बहुत मीठी थी नहानी, लेकिन याद रखना, हर मीठी चीज़ अपने अंदर एक तल्ख अंजाम भी छुपाए रखती है। आज जो मिठास तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट बनकर सजी हुई है, बहुत जल्दी यही जायका तुम्हारे हलक में जहर बनकर उतरेगा। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा ये नया रिश्ता। खुश हो लो जितना खुश होना है। सजा लो अपने ख्वाब जितने सजाने हैं, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है। और जब ज़ारून अपना हिसाब चुकाता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, लोग अंदर से बिखर जाते हैं। अब देखना, तुम्हारा ये ज़ारून तुम्हारे इस नए रिश्ते का इस्तकबाल फूलों से नहीं, बल्कि ऐसे ज़ख्मों से करेगा जिनकी चुभन तुम ज़िंदगी भर नहीं भुला सकोगी। इससे पहले कि हानि कुछ कह पाती, कॉल अचानक मुनक़ता हो गई। कमरे में छा जाने वाली खामोशी किसी मनहूस ऐलान की तरह उसके कानों में गूंजने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। मोबाइल उसकी गिरफ्त से फिसल कर फर्श पर जा गिरा, जबकि उसके चेहरे का रंग लम्हों में जर्द पड़ चुका था। वो बेजान कदमों के साथ पीछे हटी और फिर धीरे धीरे फर्श पर बैठती चली गई। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। ज़ारून के अल्फाज अब भी उसके जहन में हथौड़ों की तरह गूंज रहे थे। हर लफ्ज़ उसके दिल में एक नया खौफ, एक नई बेचैनी जन्म दे रहा था। उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ एक धमकी थी या आने वाले किसी खौफनाक तूफान की पेश की खबर। खिड़की के बाहर आसमान पर स्याह बादल दोबारा जमा होना शुरू हो गए थे। हवा की सरसराहट अब किसी अनजाने मातम जैसी लग रही थी। अचानक बिजली आसमान को चीरती हुई चमकी और उसकी सफ़ेद रोशनी चंद लम्हों के लिए कमरे में फैल गई। हानि का दिल बुरी तरह धड़का। यूं महसूस हो रहा था जैसे फितरत भी किसी आने वाले हादसे का ऐलान कर रही हो। बाहर अंधेरा हर लम्हा गहरा होता जा रहा था, और तूफान की पहली दस्तक दरवाज़ों और खिड़कियों से टकराकर एक खौफनाक पैगाम दे रही थी। जबकि अंदर हानि के दिल में भी एक ऐसा ही तूफान जन्म ले चुका था, जिसके थमने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ खुशियों के तमाम रास्ते ख़त्म होते हैं और सिर्फ खौफ, दर्द और इंतज़ार बाकी रह जाता है। कहानी के बढ़ते हुए सस्पेंस के साथ अगले किस्सा सुनना मत भूलिएगा।